शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है पूरा आज चैप्टर 1 to 8 सारे डिस्कस कर लेते हैं। सारा पूरा ऑडिट का सिलेबस का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आ सकता है। ये जो मेरा जो पीडीएफ बनाया हुआ है इसमें सारा एग्जॉस्टिव लिस्ट है। मतलब अगर किसी को टॉप करना है तो ये सब पढ़ के जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि अच्छा मार्क्स आ सकता है अगर सब कुछ पढ़ के जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा है कि इजी है। ठीक है, क्या है? लास्ट चैप्टर एडिशनल क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। सब कुछ भी एक क्वेश्चन आता ही है इसमें से, लेकिन ऑप्शनल में आता है तो यू कैन लीव, छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर वन में से 10 to 15 मार्क्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम बताए थे कि 10 to 15 मार्क्स फर्स्ट चैप्टर से आता ही है। तो एक बड़ा क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगी। तो इसमें से जैसे ये सारा क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का है। डिफाइन पैटर्न तो हम बता ही देंगे। पैटर्न तो हम दिखाया भी था एक बार सैंपल क्वेश्चन पेपर ग्रुप ए बी सी करके। अच्छा 2021 जो क्वेश्चन था वो तो ऑनलाइन है। वो मत देख, 20 का भी नहीं, 19 का। 19 का देख। 19 तक तो पीडीएफ का काट लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से जैसे 10 to 15 मार्क्स का आता है, तो इसमें स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स जो है ये 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आता है। अगर तुम्हारा इसमें, क्योंकि क्या 3 ऑब्जेक्टिव्स है, प्राइमरी सेकेंडरी सोशल ऐसे करके, तो अगर 10 मार्क्स का आता है तो तीनों लिखना है, और अगर 5 मार्क्स का आता है तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स लिख देना और 2 कोई सोशल ऑब्जेक्टिव्स लिख देना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में तो वही है, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, ये सब ही है। मिसस्टेटमेंट्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हाँ सब बुक से ही है, चैप्टर 1 में टैक्स इवेशन है, कैपिटल इरोजन, ये सब। ठीक है, ये सब है। तो ऑब्जेक्टिव्स ये आएगा तो 10 मार्क्स का आ सकता है। फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो कभी कभी पूछता है, मतलब जनरल पेपर में यूजुअली एक बार पूछता ही है, या तो एडवांटेजेस या तो डिसएडवांटेजेस, लेकिन ऑनर्स में कभी कभी पूछता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का आ सकता है। फिर आता है कमेंट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, ये शॉर्ट नोट्स के तौर पर 5 मार्क्स का ऐसे आ सकता है। डिफरेंसेस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ये भी 5 मार्क्स का। डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड, ये एक बार 5 मार्क्स का भी आ चुका है, 10 मार्क्स का भी आ चुका है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, ये भी 5 मार्क्स। हाँ, तो वो पूरा लिखना है टेबल। ठीक है, फिर आता है, एक सेकंड, टीमिंग एंड लीडिंग में बस खाली वही लिखना है, शॉर्ट नोट। हाँ, जो हम एग्जांपल बताए थे कि कैश दिया जमा नहीं किया, वो वाला चीज। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, वो उसमें चेंजेस करना इसीलिए, हाँ वही वाला डिस्कस कर रहे हैं। चेंजेस करने के बाद भेजे नहीं है, वही अभी डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, ये पूरा लिखना है वही तो है 5 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स। कुछ हो ना हो, इंटरनल ऑडिट या इंटरनल चेक, ये दोनों के बारे में, ये दोनों में से एक चीज में पूछता ही है पूरा ऑडिट पेपर में। इंटरनल में क्या, तो इंटरनल ऑडिट या इंटरनल चेक, दोनों में से ये दोनों चीज जो है चैप्टर 1 और 3 में है शायद। इंटरनल से कंट्रोल किस में है? 3 में, हाँ चैप्टर 3 में। तो ये चीज पढ़ के जाना, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, ये सब तो इजी है। एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, वो सारा राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग, ये जनरल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है।
जनरल में पूछता है यूजुअली। फिर व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस ऑडिट, व्हाट आर इट्स एरियाज ऑफ एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस। एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एप्लीकेशन तो 5 मार्क्स है, अगर सिर्फ एरियाज ऑफ एप्लीकेशन तक पूछेगा तो। एडवांटेजेस भी पूछ लिया तो समझ लेना मतलब 10 मार्क्स का, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस ऑडिट एंड पीरियोडिकल ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूजुअली कोई पढ़ के नहीं जाता, लेकिन एग्जाम अगर सपोज डिफिकल्ट पेपर आया तो ये आ सकता है। एडवांटेजेस ऑफ इंटरिम ऑडिट, ये यूजुअली पूछ सकता है 5 मार्क्स का, ये सब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये शॉर्ट नोट में बैलेंस शीट ऑडिट पूछ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन बैलेंस शीट ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट मार्क्स करना। तो इसमें से इस चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम वापस से मार्क कर देते हैं। ये इसका लिंक, पीडीएफ का लिंक ऐसे हम इसमें वीडियो के साथ डाल ही देंगे। कौन सा क्वेश्चंस ना, ये हम मार्क कर रहे हैं इसमें। डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिकल ऑडिट, एरर एंड फ्रॉड, इंटरनल ऑडिट, 10 to 15 मार्क्स का है ये, इसमें से आ सकता है। ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर तो सबको करके जाना ही चाहिए, कुछ करके जाओ या ना जाओ, फर्स्ट चैप्टर सबको करके जाना चाहिए, ठीक है। सर हाँ क्या हुआ? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट, ये जो 16 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए क्या डेफिनेशन और एरियाज लिखेंगे सिर्फ? हाँ 5 मार्क्स के लिए, जैसे हम बुक में दिखा देते हैं इसमें क्या लिखना है। बैलेंस शीट ऑडिट है ना, कौन सा पेज? 26 पेज नंबर 26, ठीक है। तो इसमें ये वाला पैरा, एक डेफिनेशन, इसका एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, ये भी, और फीचर्स में से 26। इसके बाद फीचर्स कोई सा भी 2 पॉइंट लिख देना, ठीक है। हाँ अगर शॉर्ट नोट्स आया तो इसका ये फर्स्ट 2 पॉइंट बस, ठीक है। डेफिनेशन लिखना, बैलेंस शीट ऑडिट का शॉर्ट नोट आ गया तो ये 2 मार्क्स इसके लिए, ये डेफिनेशन, एरियाज ऑफ एप्लीकेशन और फीचर्स कोई भी 2 पॉइंट, ठीक है। हाँ बोलो। सर अगर उसमें दिया रहेगा हाउ इज इट कंडक्टेड तो फिर क्या लिखेंगे? सिर्फ हाउ इज इट कंडक्टेड दिया रहेगा तो फीचर्स इज पूरा, बैलेंस शीट ऑडिट और फिर हाउ इज इट कंडक्टेड। हाउ इज इट कंडक्टेड अगर लिखा है तो एप्लीकेशन लिखने का जरूरत नहीं है, फीचर्स पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। राइट, तो फर्स्ट चैप्टर्स में ये सारा था। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 2, जिसमें से 5 to 10 मार्क्स का आता है। चैप्टर 2 में से 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सर हाँ एक बार फिर से बता दीजिए फर्स्ट में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट था? वो हम पीडीएफ में मार्क करके भेज देंगे, ओके सर। ठीक है। वो लिंक में रहेगा सब कुछ। EDP ऑडिट, ईडीपी ऑडिट नो नीड टू स्टडी, ईडीपी ऑडिट पढ़ने का जरूरत नहीं, ठीक है। क्या क्या फिर चैप्टर 2 ऑडिट प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ना ही है। ऑडिट एंगेजमेंट एंड कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट प्लानिंग भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस, ये भी, ये सारा, ये तीनों जो है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एडवांटेजेस नहीं, ऑडिट प्लानिंग तो 5 मार्क्स का है, बाकी ये 10 मार्क्स का, और इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस 5 to 10 मार्क्स का। ये इसमें शॉर्ट नोट्स आ सकता है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स और ऑडिट फाइल, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट मेमोरेंडम, इसका डिफरेंस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ऑडिट एविडेंस जरूर से पढ़ के जाना, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है। और ऑब्वियसली ये भी ऑडिट इन डेप्थ, ऑडिट एविडेंस 5 to 10 मार्क्स, ये चैप्टर से 5 to 10 मार्क्स का ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं। नहीं 5 मार्क्स का 2 भी आ सकता है।
सिर्फ ये दोनों, डिफाइन ऑडिट एविडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइन ऑडिट एविडेंस एंड व्हाट इज द नीड ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। इसी के ऊपर हम ग्रुप में वो वाला फोटो भेजे थे, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ठीक है, इंक्वायरी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वो सारा पॉइंट्स इसमें लिखते हैं 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ये छोटा चैप्टर है और रिलेटिवली फर्स्ट चैप्टर से इजी है, इसमें बहुत कम कुछ है, ज्यादा पढ़ने का है नहीं, तो ये चैप्टर्स करके जाना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, ठीक है। सब कोई मार्क कर लिया, आगे बढ़े, जो लोग साथ में मार्क कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पीडीएफ हम लिंक में दे ही देंगे। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में से ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ऑडिट रिस्क में ऑब्वियसली ये हम नोट्स जो लिखाए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क, 3 तरह का, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। ये 3 अच्छे से उस जो हम नोट्स जो लिखाए थे वो पढ़ के जाना है, और ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन ये आना चाहिए, और इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक ये एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में ही होना चाहिए था, लेकिन थर्ड चैप्टर में तो इस दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही, तो ये जरूर से पढ़ के जाना, किसी को छोड़कर नहीं जाना, मतलब उसका सब कुछ, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, डिफरेंसेस, इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसमें से यही करके जाना, ठीक है बस। और चैप्टर 3 से ज्यादा कुछ है नहीं। डिफरेंस इंटरनल सारा, ये चैप्टर 3 ज्यादा बड़ा है ही नहीं। हम लोग के बुक में जैसे देखो, जो नोट्स जो हम लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, वो तो पढ़ना ही है, वो सब पढ़ के जाएगा, वो एज इट इज लिखना है। और चैप्टर 3 में किसी का जो एडवांटेज है वो दूसरा का डिसएडवांटेज है, ऐसे करके। चैप्टर 3 में कुछ देख कर जाओ या ना जाओ, लास्ट में जो ये टेबल बना हुआ है अच्छे से, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ये अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। हम तो बोलेंगे सिर्फ यही वाला टेबल पढ़ोगे ना तो तीनों पॉइंट कवर हो जाएगा, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। और इसी टेबल के बेसिस पे तुम लोग एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर 3 से ऑडिट रिस्क एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क, वो वाला, और उसके साथ साथ ये वाला टेबल, ये जरूर से पढ़ के जाना, बाकी सब जो है तुम लोग खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर 3 हो गया। नेक्स्ट फिर जो है वो है वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये आता ही आता है, गारंटीड, ठीक है, गारंटीड 10 मार्क्स का आएगा। अब इसमें से आने को कुछ भी दे सकता है, तो इसमें ऑप्शंस देता है कि हाउ विल यू वाउच और वेरीफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ऐसे करके, ठीक है। तो जो तुम लोग के टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये सब है, इसमें से देख लेना कि वेरिफिकेशन में ये सारा पॉइंट्स एंड वाउचिंग में ये सारा पॉइंट्स, ठीक है। जैसे गुडविल का, कॉपीराइट का, ये दोनों तो एक ही नेचर का हो गया। अच्छा, इसमें हम बताए थे क्या, वेरिफिकेशन में आंसर करने का तरीका क्या है, किसी को याद है? 5 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग को लिखना होता है, क्या क्या है, किसी को याद है? एक था कंप्लीटनेस, दूसरा एग्जिस्टेंस, तीसरा राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। देखो वाचिंग वेरिफिकेशन वाला चैप्टर खोलो, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। फोर्थ वैल्यूएशन, और एक कुछ हो ना हो एसेट्स का डिस्क्लोजर का पॉइंट तो रहेगा। ये पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग को आंसर करना है वेरिफिकेशन का, कि कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस में वो सब कि अगर टैंजिबल है तो फिजिकल वेरिफिकेशन उसको किया गया है कि नहीं, ठीक है। वैल्यूएशन मतलब क्या, कि जैसे इन्वेंट्री है तो उसका वैल्यूएशन एसएलएम पे है या डब्ल्यूडीवी है या कॉस्ट या मार्केट प्राइस पे है, ठीक है। डिस्क्लोजर, जैसे इन्वेंट्री है तो उसको करंट एसेट्स में दिखाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में, लैंड एंड बिल्डिंग है तो फिक्स्ड एसेट्स में, टैंजिबल एसेट्स के अंदर उसको दिखाते हैं। ऐसे ही डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कुछ हो ना हो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो रहेगा ही, एग्जिस्टेंस, फिजिकल वेरिफिकेशन रहेगा ही, वैल्यूएशन तो रहेगा ही। तो ये 5 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग को वेरिफिकेशंस का आंसर देना है, और ये इसमें तुम लोग को ऑप्शंस दिया जाएगा ही, तो ये
जो क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट करके आना ही चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ लिख नहीं सकता, इसमें आराम से लिखा जा सकता है। कुछ होना हो डिस्क्लोजर, बैलेंस शीट का फॉर्मेट सभी को याद है, तुम लोग अमेलगमेशन किया ही है। हाँ, 2 पॉइंट आएगा सब आए। ऑप्शंस आएगा, मतलब 4 में से 2 करना है या वैसे करके। 4 में से 2 मतलब एक का 2.5 मार्क्स का होगा। हाँ वैसे करके एक क्वेश्चन ही दे देगा। तो सर प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं दिया हुआ है, प्लांट प्रॉपर्टी ये हाँ वो एक ही equipment चीज है, एक ही inventory। चीज है। प्लांट पीपीई मतलब प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ही है, ठीक है। और प्रॉपर्टी सर प्लांट बिल्डिंग, एंड, लैंड बिल्डिंग, हाँ लैंड एंड बिल्डिंग वाला। हाँ तो लैंड एंड बिल्डिंग भी होगा। क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये तो लीज होल्ड लैंड है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग का हम लोग कुछ इसी से ही पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे कि क्या, एग्जिस्टेंस, लैंड एंड बिल्डिंग एक्चुअली कंपनी का है, मतलब एप्लीकेशन में क्या, कंपनी का जो नाम है, लैंड एंड बिल्डिंग का जो नाम है, टाइटल, वो कंपनी के नाम पे है या नहीं, या किसी डायरेक्टर के नाम पे तो नहीं है, राइट। और इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होता है क्या, लैंड पे, बिल्डिंग पे होता है, ठीक है। तो अगर खाली जमीन है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगा, और सिर्फ बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है क्या, नहीं होता है। हाँ, बिल्डिंग में 10% डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है। इनकम टैक्स एक्ट में किया नहीं क्या, बंजर जमीन पे कुछ डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन बना हुआ जमीन पे होता है, ठीक है। बिल्डिंग का होता है, जमीन का नहीं होता, राइट। उसका डिस्क्लोजर फिक्स्ड एसेट्स में, टैंजिबल एसेट्स में हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग करके दिखाते हैं। तो 4-5 पॉइंट्स ही लिखना है, 5 पॉइंट्स ही मोर देन इनफ, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन का आंसर्स लिखना इज वेरी इजी। ठीक है, तो वेरिफिकेशन आराम से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर वाउचिंग का जो है, वाउचिंग में, अच्छा इसमें वेरिफिकेशन जो होता है सबको मालूम है कि बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट आइटम्स का होता है, मतलब एसेट्स या लायबिलिटीज का, और वाउचिंग पीएल आइटम्स का, इनकम या एक्सपेंसेस। तो जहां पर इनकम और एक्सपेंसेस का बात आ जाता है, पूरा पॉइंट नहीं, कोई भी 5 पॉइंट्स मार्क्स के हिसाब से लिखेंगे हम लोग। एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ हम्म। अभी क्लास के बाद हम बताते हैं, ठीक है। लेट क्यों कर दिया सरफराज, हाँ? ठीक है, वाउचिंग को आंसर करने का तरीका कैसा है कि पीएल आइटम्स है तो कुछ हो ना हो उसका डॉक्यूमेंट मतलब अगर सेल्स है तो इनवॉइस, ये सब, ठीक है। कुछ भी एक्सपेंस नेचर का है, परचेज है तो भी इनवॉइस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है तो उसका इनवॉइस होना जरूरी है, उसको वाउच कर लेंगे, ठीक है। और क्या, पेमेंट हुआ है तो आइदर कैश से होगा या बैंक से होगा। अगर कैश है तो कैश बुक चेक करेंगे, और अगर बैंक है तो पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। उसके अलावा कि इसका सपोज किसी भी सेल्स में है तो डिस्काउंट पॉलिसी होगा, सेल्स या परचेज में, कि कंपनी का जो डिस्काउंट पॉलिसी है कि कितना, वो चेक कर लेंगे, ये सब लिख सकते हैं। और जो बड़ा अदर देन ट्रैवलिंग, अदर देन सपोज ट्रेडिंग आइटम्स है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि साल में इतना रुपया कंपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करेगा। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो टीडीएस भी कटता है। 194C पढ़ा है कि नहीं, 194C, तो तुम लोग ये भी लिख सकता है कि उसमें टीडीएस डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। एक्सपेंस नेचर के आइटम में वही चीज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में भी अप्लाई करेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में जैसे क्या देख लेंगे कि पैसा जो आया, इंटरेस्ट आया, कहां पर आएगा, बैंक में ही आएगा। और क्या देखेंगे,
इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे देखते हैं? डीमैट अकाउंट से। तो और क्या इन्वेस्टमेंट में कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट पैसा करके लगा के रखा है? शेयर्स में, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, किस में? तो उसका हम लोग देख लेंगे प्रॉपर्टी में, राइट? तो इसका कैश और बैंक एक तो फिक्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखना एक फिक्स है, और कॉन्ट्रैक्ट अगर है या टीडीएस लायबिलिटी है तो वो सब लिखना जरूरी है, ठीक है? तो वाउचिंग हम लोग ऐसे आंसर लिखेंगे, ठीक है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो आता ही है, हर साल आता ही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ भले ही कुछ आए या ना आए, तो इसको अपने मन से हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो है वैल्यूएशन पढ़ लेना, डिफरेंसेस बिटवीन वैल्यूएशन वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग वेरिफिकेशन, ये दोनों पढ़ लेना। और ये ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स रिगार्डिंग मिसिंग वाउचर्स, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, और ये तो देख के जाना ही है। ठीक है, वाउचर में तो वही आएगा। वाउचर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, और क्लासिफिकेशन उसको कैसे करते हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल, अलग अलग तरह का, कौन कौन सा रिलायबल है, कौन कौन सा रिलायबल नहीं। इसमें शॉर्ट नोट्स ऐसे पूछने को पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस है आने का। लेकिन 6, 7, 9 और 10 ये क्वेश्चन 4, 6, 7, 9, 10 ये जरूर पढ़ के जाना कि ऑडिटर्स का ड्यूटी क्या है, डिफरेंस, वाउचिंग वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन वेरिफिकेशन, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, राइट? अच्छा, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट क्या है? वही 5 पॉइंट जो हम बताए, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है? वो सब उसके बारे में लिखना, ठीक है? ये यूजुअली पूछता नहीं है, लेकिन पूछे तो वो उसके बारे में हम लोग को लिखना है, ठीक है? राइट, तो चैप्टर 4 भी हो गया, 4 का हो गया। अब नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, राइट? 8 भी है ऐसे, 8 में से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वो ऑप्शनल में आता है, किस्मत अच्छा है, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 5, क्या बोल रहा है? वो तो सेंटर जब पढ़ेगा तो पता चलेगा, है ना? किसी आज ठीक है? अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑडिट, ये वाला 1 के बाद, क्योंकि इसमें से 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल देखा जाता है कि आता ही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, राइट? तो क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशंस, ये हम लोग अच्छा से क्लास में डिस्कस किए थे, ये सबको पढ़ के जाना ही है, क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस, राइट? स्टेप्स जो है, स्टेप्स इन्वॉल्व, इसका जो हम लोग चार्ट बनाए थे वही देखकर जाना, अपने मन से आंसर लिखना, ठीक है? इसमें कुछ और ऐसा कुछ नहीं है कि जो रटना ही है, जो हम लोग टेबल बनाए थे, चार्ट बनाए थे, वही देखकर जाना है और अपने मन से आंसर लिखना है। स्टेप्स इन्वॉल्व में फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर दोनों में, राइट? कैजुअल वैकेंसी यूजुअली पूछता नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि इस बार अगर सपोज डिफिकल्ट पेपर आया तो कैजुअल वैकेंसी से पूछ सकता है, तो ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। रोटेशन में यूजुअली एप्लीकेबिलिटी लिखना है कि कौन कौन से एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन, ये शॉर्ट नोट्स में आता है, 5 मार्क्स का आएगा। लेकिन 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 3 और 4 या 1, 2 ये सब में से आएगा, या फिर ड्यूटीज एंड राइट्स, ये एकदम मिस नहीं करना है। ड्यूटीज एंड राइट्स इसको पढ़ के ही जाना है, 10 मार्क्स इसमें से आ ही सकता है। और जनरल जिसका है, गारंटी है कि ये दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही है। जनरल का तो इतना है कि हर साल एक रिपीटेटिव पैटर्न है वो लोग का पूछने का, ये क्वेश्चन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछता ही है, या तो ड्यूटीज या तो राइट्स, राइट? फिर है हाउ इज द ऑडिटर रिमूव फ्रॉम ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, ये सिर्फ ऐसे ही रीड करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजिग्नेशन भी ऐसे ही रीड करने के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में सारा लायबिलिटीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो जो कौन सा लिखा है हम, सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज, जो दो टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज था, वो हम लोग को पढ़ना है। केस लॉस नहीं आता है यूजुअली, केस लॉस नहीं पढ़ना, नहीं, ओनली सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज, वो बस खाली पढ़ के जाना है, ठीक है? तो ये हो गया।
इसके अलावा नेक्स्ट आता है ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट, ये सब। डिफाइन ब्रांच ऑडिट, ये जो है चैप्टर, ये ये क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का आता है शॉर्ट नोट्स में। जॉइंट ऑडिट ये भी 5 मार्क्स का आ सकता है। डिफाइन जॉइंट ऑडिट, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज 5 मार्क्स आएगा, तो 2-2 पॉइंट लिखना है, ज्यादा नहीं। डेप्रिसिएशन, ये जनरल का लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल जो है ऑनर्स में ये कभी कभी कम पूछता है कि व्हाट आर डिफाइंड डेप्रिसिएशन एंड व्हाट आर इट्स कॉजेस, ठीक है। और ऑनर्स में डेप्रिसिएशन को लेकर जो पूछता है वो ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर का क्या रोल है रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये 5 to 10 मार्क्स पूछ सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिटर, जनरल में डिफाइंड डेप्रिसिएशन, व्हाट आर इट्स कॉजेस, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन ऑनर्स में ये थोड़ा इसको घुमा कर पूछता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिटर, राइट। फिर डिस्कस द ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड से भी देखा गया है कि एक क्वेश्चन तो पूछता ही है, तो ये 4 क्वेश्चन जो है ये डिविडेंड से लेकर है। हाँ, ये 15-20 मार्क्स ऐसे थोड़ी देगा, तो ये चैप्टर तो एकदम छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कौन सा चैप्टर छोड़ के जाना चाहिए? ठीक है, हाँ वो तो ऐसे भी अपने मन से लेंगे, ठीक है। तो कंपनी ऑडिट सबको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो अनपेड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड, ये वाला जो है मैथ में भी हम दिखा देते हैं। कौन सा पेज है ये? 127, ठीक है। ठीक है, डिस्कस ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाला चीज ज्यादा नहीं, 5 पॉइंट्स याद करो, बाकी अपने मन से लिखने से भी चलेगा। सबका 5 पॉइंट्स याद रखना, वो फिर तुम्हारा interim dividend, auditor's responsibility regarding payment of interim dividend, फिर regarding unpaid dividend, ये दोनों का 5 पॉइंट्स, ज्यादा नहीं। और प्रोविजंस इसका जरूरत नहीं, रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। ये 3 चीज का 5 पॉइंट्स बस खाली सबको याद करना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया कंपनी ऑडिट। नेक्स्ट आता है जो छोटा चैप्टर है लेकिन 10 मार्क्स इसमें से आता है। यूजुअली चैप्टर छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन 10 मार्क्स इसमें से यूजुअली देखा जाता है कि आता है। तो ऑडिट रिपोर्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑडिट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको नहीं लगता इसमें से इस बार आएगा। इंपॉर्टेंट ये है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और कंटेंट्स। कंटेंट्स तो सबको याद होगा, टाइम डीपीएस, ठीक है। डीपीएस के बदले एसपीडी हो जाता है, ठीक है। सिग्नेचर प्लेस्ड, ठीक है। इसको अगर टाइटल, फिर एड्रेसी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स ओपिनियन, फिर अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट, ठीक है। तो ये अगर आ गया तो समझ लेना तुम्हारा लॉटरी है, 10 मार्क्स इसमें फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सबको पढ़ के जाना है। सिग्निफिकेंस हमको लगता है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, क्या किसी को याद है ये? किस किस कंपनीज पे अप्लाई नहीं करता है? ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। इंश्योरेंस, चैरिटेबल, सेक्शन 8 कंपनीज, इंश्योरेंस, बैंकिंग में भी, ठीक है। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8 कंपनीज, और एक कौन सा है? स्मॉल कंपनीज, ठीक है। और अगर दूसरा का बात करें, किस किस पे मैंडेटरीली एप्लीकेबल है अगर ये पूछ लिया तो? पब्लिक कंपनीज, पब्लिक कंपनीज पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर उस पे कारो एप्लीकेबल है ही, ठीक है। फिर आते हैं अगर प्राइवेट कंपनीज का बात करें तो पेड अप कैपिटल अगर 1 करोड़ के अंदर है तो अप्लाई नहीं करेगा, उससे ज्यादा हुआ तो करेगा। टर्नओवर 10 करोड़,
ठीक है, 10 करोड़ का है तक है तो अप्लाई नहीं करेगा, उसके ऊपर गया तो करेगा। और एक क्या था, बोरिंग्स 1 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, सरफराज है, पूछ सकता है, ठीक है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन इसमें कंफ्यूजन है कौन सा एप्लीकेबल है, तो ये जनरल पॉइंट्स है, एप्लीकेबिलिटी सब में कॉमन है। 2016 कारो और 2020 वाला जो कार है दोनों में एप्लीकेबिलिटी कॉमन है, तो इसलिए हम एप्लीकेबिलिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर कारो में तो वही सब है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, लोन टू डायरेक्टर्स, उसके बारे में जो लिखने का था, जो हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। इसमें से सर वो मैटर्स वाला है। क्या सर कल जो आप बताए थे मैटर्स, वही वाला। हाँ 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 वही बात, ठीक है। उसमें से पूरा नहीं आता है, उसमें से तुम लोग से पूछ लेगा कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड बाय द ऑडिटर व्हाइल रिपोर्टिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अंडर कारो। तो सिर्फ तुम लोग को फिक्स्ड एसेट्स के बारे में लिखना है। हाँ एक बार बस खाली रीडिंग, ये हम लोग क्लास में अच्छा से डिस्कस किए थे, ठीक है, कि क्या क्या चीज डिस्कस पड़ेगा, मतलब डिस्कस करेगा या रिपोर्ट करेगा। फिर आता है ऑडिट रिपोर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये शॉर्ट नोट्स में आता है, ये तुम लोग को पूरा पढ़ना है। एक होता है मॉडिफाइड और एक होता है अनमॉडिफाइड। मॉडिफाइड 4 तरह का होता है, क्या क्या, क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स, डिस्क्लेमर, ठीक है, 3 ही पढ़ना है, पीसमिल पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही उसको रीड कर लेना, ठीक है, पीसमिल वाला। तो कौन सा रिपोर्ट अच्छा होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनमॉडिफाइड कंपनी के लिए, कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर यू दे रहा है, ठीक है, सब कुछ अच्छा से बता रहा है। अगर मॉडिफाइड है तो मॉडिफाइड में भी 3 कैटेगरी का है। सबसे गंदा वाला कौन सा है, एडवर्स, कि जिसमें ऑडिटर बोल रहा है कि सब कुछ गलत है, कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे ही नहीं सकता, सब कुछ उल्टा पुल्टा किया हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वालिफाइड, कि सब्जेक्ट टू समथिंग सब्सटैंशियल ऑडिट एविडेंस वो सब नहीं कर पाया, उसकी वजह से ये। और डिस्क्लेमर क्या था, कि सब्जेक्ट टू दिस, सपोज उस डिस्क्लेमर में हम लोग ये लिखना है कि कहीं पर आग लग जाता है जिसकी वजह से हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है, इसीलिए हमको डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है। इसमें ना ही कंपनी का गलती है ना ही मेरा गलती है, लेकिन कुछ कॉमन ऐसा चीज है कि हम इसको अनमॉडिफाइड नहीं दे सकते, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में से शॉर्ट नोट्स आता है 5 मार्क्स का, तो ये पढ़ के आना है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जैसे हम लिख कर रखे हैं, देखो इसमें ये 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स आ सकता है। इसमें वो लिख करके एक एग्जांपल दे देना है खुद से मन से बनाकर, राइट। फिर आता है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, ऑनर्स के लिए और जनरल के लिए भी। ये जनरली इजी अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें से पूछ सकता है। और ये मटीरियलिटी वाला, ये इसमें शॉर्ट नोट्स कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये इसमें 4, 5, 9, 10 ये इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 6 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सबको पढ़ के जाना ही। 4, 5, 6, 9, 10 चैप्टर 6 से ये सारा इंपॉर्टेंट है। और कंटेंट्स तो सबको याद हो गई, टाइम आर डीपीएस, ये 10 मार्क्स का आएगा तो इसमें से आ सकता है 10 मार्क्स, इसमें से आता ही है। ये चैप्टर छोटा है, ये सबको करके जाना चाहिए, ठीक है। 5 और 6, राइट, ये हो गया। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 7, अदर थ्रस्ट एरियाज। इसका हमको नोट्स लिखाना है, अभी हम लोग के पास टाइम है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अदर थ्रस्ट एरियाज को। क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबको नोटबुक लिखा लो और लिखो। इसका एक हम चार्ट बना दे रहे हैं अदर थ्रस्ट एरियाज का, वही पढ़ के चल जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली सबको बनाना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, ऐसे वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली।
ठीक है, सबको 1 2 3 4 टैक्स ऑडिट के लिए, सोशल ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। 1 2 3 4 5 6, ये 6 होना चाहिए। सबसे पहले लिखना कॉस्ट ऑडिट, फिर होगा मैनेजमेंट ऑडिट, फिर होगा फाइनेंशियल ऑडिट, फिर टैक्स ऑडिट, फिर सोशल ऑडिट, फिर परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये 6 में से राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ऐसे करके आएगा। परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इसमें से कुछ लिखना है। तो तुम लोग को शॉर्ट नोट लिखना है, तुम पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो या जैसे मर्जी, ठीक है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट में सबसे पहले लिखो पहला पॉइंट, ठीक है। पहले टेबल बना लो सब कोई, ऑनलाइन में भी सब लिख रहे हैं। कौन कौन है? अंकिता, आर्यन, खुशी, निशा, मेघा, राहुल, सरफराज, स्नेहा, सुलेखा, जारा, राइट। सबको ही लिखो। क्या बोला है? एनजीओ का कभी कभी होता है, भवानीपुर का करवाना है क्या? ठीक है, तो कभी भी शॉर्ट नोट्स कोई भी टॉपिक को लेकर आए तो सबसे पहले याद रखना उसका डेफिनेशन के बारे में लिखना है। एक प्रोसेस होता है कि उसका डेफिनेशन, कि ये क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, टैक्स ऑडिट क्या होता है, सोशल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट ये क्या होता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट क्या होता है? कॉस्ट रिकॉर्ड चेक करना, किसी कंपनी का कॉस्ट रिकॉर्ड चेक करना। तो लिखो, इट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, it is the independent examination of, it is the independent examination of cost and other related information, cost and other related information, cost and other related information in respect of a product, in respect of a product or a group of products, in respect of a product or a group of products of an entity or an organization, or a group of products of an entity or an organization, of an entity or an organization। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट से लेकर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स का कॉस्टिंग को लेकर जितना भी रिकॉर्ड्स है उसका एग्जामिनेशन को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट में लिखो, it is a comprehensive and constructive examination. It is a comprehensive and constructive examination of the efficiency of management,
at all levels, at all levels throughout an organization, throughout an organization. ठीक है कि मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, मैनेज कंपनी का सीईओ सीएफओ, वो लोग जो डिसीजंस ले रहा है क्या किस बेसिस पे ले रहा है, ठीक है। जैसे मामा अर्थ का अभी ये लोग बोल रहा है कि 22 करोड़ का प्रॉफिट है, 24,000 का आईपीओ रेस करेगा, तो मैनेजमेंट किस बेसिस पे ये डिसीजन ले रहा है कि हम लोग को इतना फंड चाहिए, ये पैसा कहाँ लगाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, थ्रू ऑल लेवल्स। फाइनेंशियल ऑडिट में लिखो इट इज एन ऑडिट, इट इज एन ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट जो नॉर्मल हम लोग जो ऑडिट करते हैं, इट इज एन ऑडिट ऑफ, इट इज an audit of financial accounts, it is an audit of financial accounts, supporting vouchers or documents and financial statements ठीक है। तो जो नॉर्मल जो ऑडिट जो वेरी एसेंस ऑफ ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी तुम एक तरह से बोल सकते हो। हेलो, सबको आवाज आ रहा है? हेलो, सबको आवाज आ रहा है? यस हाँ सर। सर। इसमें मीटिंग बंद हो गया था क्या? कहाँ तक लिखे थे तुम लोग ऑनलाइन में? फाइनेंशियल ऑडिट पूरा लिख लिए थे क्या? यस सर। यस फाइनेंशियल ऑडिट पूरा लिख लिया, ठीक है। फिर आ जाओ टैक्स ऑडिट में, ठीक है। इसको लिखो इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, टैक्स ऑडिट में लिखो इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स to assess the correctness, it is an examination of financial records to assess the correctness of calculation of taxable profit, of taxable सर करेक्टनेस के बाद to assess correctness of calculation of taxable profit, correctness of calculation of taxable profit to ensure compliance with the provisions of Income Tax Act, to ensure compliance with the provisions of the Income Tax Act, and also ensure fulfillment of conditions, for claiming deductions under the Income Tax Act. For claiming deductions under the Income Tax Act. ठीक है। फिर आता है सोशल ऑडिट। इसमें क्या है, इसमें लिखो इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट to identify, analyze, measure, evaluate and monitor,
कहाँ तक लिखा सब? सर स्टार्टिंग से बता दीजिए एक बार सोशल ऑडिट। It is a systematic attempt to identify, analyze, measure, evaluate and monitor the efficiency of an organization. आगे लिखो, efficiency of an organization. Monitor the efficiency of an organization. Monitor the efficiency of organizations. Organizations होगा वो, organizations operation on society and on public well-being efficiency को काट के लिख दो effect, वो efficiency नहीं होगा, वो होगा effect होगा। मतलब बेसिकली सोशल ऑडिट क्या होता है कि तुम्हारा जो इंडस्ट्री है, जो काम हम लोग कर रहे हैं, वो कंपनी का वो पब्लिक सोसाइटी का वेल बीइंग पे कैसे इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे जो इंडस्ट्री हम लोग कर रहे हैं जो ज्यादा पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट को, ठीक है, उससे पब्लिक हेल्थ में, पब्लिक वेल बीइंग में क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका, वही बेसिकली एक तरह से सोशल ऑडिट होता है। ठीक है, गो ग्रीन ये सब बोलते हैं ना, वही सोशल ऑडिट होता है कि कितना ये सब कंडीशंस को कंप्लाई कर रहा है, कितना कार्बन एमिट कर रहा है, वो सब सोशल ऑडिट होता है, राइट। फिर आता है फाइनली परफॉर्मेंस ऑडिट। इसका लिखो, इट कैन बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट and comprehensive appraisal of the performance of an organization, based on predetermined targets, predetermined पहले से डिफाइन किया हो, predetermined targets set and standards adopted by the organization with an objective to assess how far its performance has helped to achieve targets. How far its performance has helped to achieve targets. ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशंस है सारा का। तो कॉस्ट ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स का ऑडिट करते हैं, उसको चेक करते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट में मैनेजमेंट का जो डिसीजंस है कि मैनेजमेंट कितना अच्छा क्या क्या डिसीजंस ले रहा है, वो फाइनेंशियल ऑडिट में वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो नॉर्मल ऑडिट होता है वो फाइनेंशियल ऑडिट हो गया। टैक्स ऑडिट क्या, कि जो टैक्सेबल प्रॉफिट जो आता है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट डिराइव हुआ है, वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो होता है टैक्स ऑडिट। ठीक है, सोशल ऑडिट होता है कि जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो कंपनी वो पब्लिक वेलबींग के लिए अच्छा है या बुरा है, कितना कार्बन एमिशंस कर रहा है, सारा एनवायरमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो हो गया सोशल ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट हो गया कि मेरा पहले से ही कुछ टारगेट सेट था, वो टारगेट्स अचीव कर पाया या नहीं कर पाया, वो हो गया परफॉर्मेंस ऑडिट। कि कंपनी का परफॉर्मेंस टारगेट्स कंपनी मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जो टारगेट सेट किया था वो मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो वो हो गया परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, सब लिख लिया, ऑनलाइन में भी सब फॉलो कर रहे हैं। अंकिता, आर्यन, खुशी, मेघा, राहुल,
सरफराज, स्नेहा, सुलेखा, जारा सब फॉलो कर रहे हैं ना? ठीक है, एग्जाम में खाली ये चार्ट, क्योंकि इसमें से ज्यादातर चांसेस है कि शॉर्ट नोट्स ही आता है, राइट? तो शॉर्ट नोट्स इसमें से ही कवर हो जाएगा सबका। एडवांटेज डिसएडवांटेज आ सकता है, वो तुम लोग अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन एक बेसिक डेफिनेशन सबको पता होना जरूरी, ठीक है? फिर डेफिनेशन हो जाने के बाद हम लोग लिखते हैं कि कौन करता है, कॉस्ट ऑडिट कौन करता है, मैनेजमेंट ऑडिट कौन करता है, फाइनेंशियल ऑडिट कौन करता है। तो सेकंड में लिखो, इट इज कंडक्टेड बाय द कौन, कॉस्ट अकाउंटेंट। CWA का एग्जाम होता है ना, CWA सुना होगा, तो वो होता है कॉस्ट अकाउंटेंट। इट इज कंडक्टेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। बेसिस कंडक्टेड बाय whom, ठीक है, या फिर कंडक्टेड बाय, ठीक है? तो ये कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। सर इट इज कंडक्ट हाँ, इट इज कंडक्टेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। लिखो कॉस्ट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट ऑडिट में लिखो मैनेजमेंट ऑडिट में लिखो, इट इज परफॉर्म्ड बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। इट इज परफॉर्म्ड बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स consisting of management expert, comma, professional accountant and engineer, professional accountant and engineer, ठीक है? फाइनेंशियल ऑडिट कौन करता है? कौन करता है? CA। लिख लो CA, फाइनेंशियल ऑडिट CA। टैक्स ऑडिट में भी कौन करेगा टैक्स ऑडिट? ये भी CA। क्या कंडक्टेड? फाइनेंशियल ऑडिट भी कंडक्टेड बाय CA, टैक्स ऑडिट भी कंडक्टेड बाय CA, ठीक है? CA का सिग्नेचर के बगैर दोनों चीज पॉसिबल नहीं, ठीक है? फिर सोशल ऑडिट ये होगा, इट इज कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट एक करेगा। सोशल ऑडिट जो है कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और परफॉर्मेंस ऑडिट में लिखो, it can be conducted by any person. It can be conducted by any person, whether or not he is a professionally qualified person. Whether or not he is a professionally qualified person. Whether or not he is a professionally qualified person. ठीक है? ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख दिए, फिर कौन करता है वो लिख दिए, फिर उसके बाद लिखेंगे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपनी का, ये करने का, कोई भी कंपनी का ये करवाने का, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो कॉस्ट ऑडिट में लिखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव is to verify whether costs have been ascertained ascertained, ASCERTAINED, whether costs have been ascertained on the basis of cost accounting principles, on the basis of cost accounting principles and plan.
cost accounting principles and plan, comma, whether cost records have been properly maintained, whether cost records have been properly maintained, and whether production and sales प्रॉपर्ली के बाद properly maintained, whether cost records have been properly maintained, and whether production and sales have been correctly worked out. Production and sales have been correctly worked out. ठीक है, तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट ऑडिट का। मैनेजमेंट ऑडिट का लिखो, इट्स, ठीक है, कॉस्ट ऑडिट में हम लोग देख रहे हैं कि कॉस्ट जो डिराइव हुआ है वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हुआ है, कॉस्ट रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन हो रहा है, और जो प्रॉफिट आ रहा है कंपनी का, वेदर प्रोडक्शन और सेल्स जो आ रहा है ठीक से, वो ठीक से कैलकुलेटेड है या नहीं है, हैव बीन प्रॉपर्ली वर्कड आउट। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट में लिखो, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव is to make an evaluation of the efficiency of the management, at different levels and different areas, and make useful recommendations for removal of weaknesses and inefficiencies, and make useful recommendations for removal of weaknesses and inefficiencies। ठीक है, तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था मैनेजमेंट ऑडिट का। नेक्स्ट आ जाओ फाइनेंशियल ऑडिट, इसका तो सबको पता है, ट्रू एंड फेयर व्यू यही चीज है, तो लिखो, नहीं टैक्स का अलग है। फाइनेंशियल ऑडिट में लिखो, इट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू सी वेदर necessary account books and records, whether necessary account books and records have been maintained and whether its accounts give a true and fair view of the state of affairs, and profit and loss respectively, true and fair view of the state of affairs and profit and loss respectively। ठीक है,
ठीक है, टैक्स ऑडिट में लिखो its objective is to stop evasion. Its objective is to stop evasion and avoidance of tax. To stop evasion and avoidance of tax and restrict the chance of fraudulent practices. Restrict the chance of fraudulent practices. If fraud ना हो सके. Restrict the chance of. chance के बाद Restrict the chance of fraudulent practices. Fraudulent practices, ठीक है. Social audit में लिखो to make an assessment of social performance, to make an assessment of social performance of an enterprise सर स्टार्टिंग से बोलिए to make an assessment of social performance, to make an assessment of social performance of an enterprise and to advise the management in the preparation of social accounts, and to advise the management in the preparation of social accounts. preparation of social accounts. ठीक है, फाइनली बच गया परफॉर्मेंस का लिख लो. To determine the operational weaknesses and take proper action for removing drawbacks. ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखे, फिर कौन करता है, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर अब कब होता है वो लिख देंगे. ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट यूजुअली लिख दो, इट मे बी कंडक्टेड एट द एंड और थ्रू आउट द ईयर. कॉस्ट ऑडिट में लिखो इट मे बी कंडक्टेड एट द एंड और थ्रू आउट द ईयर. it may be conducted at the end, या तो साल के अंत पे, at the end और throughout the year. किसी कंपनी में, बड़ा कंपनीज में साल भर भी होते रहता है, या कभी कभी साल के अंत होने के बाद भी हो जाता है कॉस्ट ऑडिट. ठीक है, फिर क्या, मैनेजमेंट ऑडिट. इसमें लिखो इट इज नॉट रिक्वायर्ड एवरी ईयर as the beneficial effects of one management audit lasts for several years. Beneficial effect of one management audit सालों साल चलता जाए. ठीक है, beneficial effects lasts for several years. फाइनेंशियल ऑडिट कब होता है, at the end of the year. लिख लो, at the end of the financial year. ठीक है, एंड ऑफ द ईयर में 31 दिसंबर भी आता है किसी के लिए.
तो लिख दो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ऑडिट में लिख लो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। टैक्स ऑडिट सेम, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। At the end of the financial year. Social audit during the year, कभी भी हो सकता है, क्योंकि कोई कंपनी को हर महीना देखना पड़ जाता है कि मेरा कार्बन एमिशन ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है। जैसे दिल्ली में अभी बहुत हालत खराब है पोल्यूशन के चक्कर में, तो कंपनीज का सोशल ऑडिट चलता रहता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीना, नवंबर से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। परफॉर्मेंस it may be conducted at the end comma month और क्वार्टर। ठीक है। तो कोई कंपनी क्वार्टरली भी देखता है, हाफ ईयरली भी देखता है, मंथली भी देखता है और साल का भी परफॉर्मेंस देखता है। ठीक है। एट द एंड मंथ और क्वार्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में हम लोग को ये लिखना है, राइट। एग्जाम के पहले इवन हम तो बोलेंगे 15 मिनट पहले भी ये पढ़ोगे तो याद रहेगा। ये टेबल देख लेना है और ज्यादा से ज्यादा इसमें तुम लोग को 2 पॉइंट जो है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद रखना है। सर इसका बेसिस ऑफ डिस्टिंग्विश क्या रहेगा? क्या बेसिस क्या रहेगा पॉइंट नंबर 4 का? पॉइंट नंबर का बेसिस, तो उसका बेसिस होगा व्हेन इट इज कंडक्टेड। यप। ठीक है। तो इसके अलावा तुम लोग को बस खाली जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है उसका ऑब्जेक्टिव्स तो हम लिखवा दिए, कवर हो गया। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस 2 पॉइंट याद रख लेना। नहीं, अगर शॉर्ट नोट्स आया तो सिर्फ इतना भी लिखने से चलेगा, लेकिन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछेगा अगर तो वो अपने मन से लिखना है। ठीक है। सिर्फ एक ये जो कीवर्ड्स है ये सब याद रखना। क्यों एडवांटेज मैनेजमेंट ऑडिट होता है, ये सब क्यों होता है, ये सब इसमें कीवर्ड्स खाली एक बार ऐसे ही पढ़ के जाना। लेकिन 90% चांस है कि शॉर्ट नोट्स ही इसमें से आता है, इस चैप्टर से, तो शॉर्ट नोट्स ही आएगा इसमें। ठीक है। तो इसमें देखो वही सब है, ये पूरा जो चैप्टर्स है इसी में कवर्ड है। डिफाइन कॉस्ट ऑडिट, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेबिलिटी देख लेना, उसमें टर्नओवर वाला जो क्राइटेरिया है। डिस्टिंग्विश पढ़ लेना, कॉस्ट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, ये तो हम लोग खुद से भी लिख सकते हैं वो चार्ट के बेसिस पे। मैनेजमेंट ऑडिट का भी डेफिनेशन हम लोग खुद से लिख सकते हैं चार्ट के बेसिस पे। इसका डिफरेंस भी इसमें कवर हो गया जो हम चार्ट लिखा है उसमें। एप्लीकेबिलिटी, अच्छा एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट किसी को पता है? टैक्स में तो पढ़ा होगा, पीजीबीपी में कि नहीं पढ़ा, कि टैक्स ऑडिट किसके लिए अप्लाई होता है? जब टर्नओवर साल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, या कोई भी प्रोफेशन है जिसका 50 लाख से ज्यादा रिसीट आ जाता है, तो उसके लिए टैक्स ऑडिट अप्लाई हो जाता है। ठीक, पीजीपीपी में था ये। प्रॉपर्टी ऑडिट जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसमें देकर रखे। और डिफरेंस ट्रेडिशनल ऑडिट, प्रॉपर्टी ऑडिट, ये देख लेना। एनवायरमेंट ऑडिट तो नहीं, वो अलग है। एनवायरमेंटल ऑडिट, सोशल ऑडिट अलग है। एनवायरमेंट ऑडिट बेसिकली आता नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही देकर रखे, इसको ऐसे ही रीड कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो जो टेबल जो हम बनाए हैं वही आता है। प्रॉपर्टी ऑडिट नहीं आएगा सरफराज, इस बार हमको नहीं लगता आएगा, तो ये पढ़ने का जरूरत नहीं है। यही टेबल पढ़ना है बस, बहुत है। शॉर्ट नोट्स ही आता है इसमें से ज्यादातर। ठीक है। फिर आता है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में अगर देखने का मन हो तो ये 5 क्वेश्चंस देख जाना है। ऑडिटर इज नॉट एन अकाउंटेंट, ये यूजुअली जनरल में आता है। इंडिपेंडेंस तो हम लोग ऊपर में भी कवर किए थे, ये तुम लोग का भी आ सकता है। वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज द एसेंस ऑफ ऑडिट, ये सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म ट्रू एंड फेयर व्यू, ये ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और कंसिडरेशंस, ये वाला भी देख।
इसके साथ ऑप्शंस आता है या तो कंपनी ऑडिट, ठीक है, वैसे करके आता है, बड़ा क्वेश्चंस में आता है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो ये होता है अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो डिस्कशंस है, इसका पीडीएफ हम ऐसे इसके साथ वीडियो जब अपलोड होगा उसके साथ लिंक में चला जाएगा, और नहीं तो हम भेज भी देंगे। अच्छा, ठीक है, तो महिमा मैम को टाइम मिलेगा तो हम थोड़ी करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो कभी भी पूछ लेना एग्जाम के पहले, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके, वो जो कीवर्ड्स है, ब्लैक पॉइंट जो है, वो सब याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर भी वही देखता है। उसके अलावा अंदर का तुम अपने मन से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कीवर्ड्स जो है, हेडिंग्स याद होना जरूरी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आज यहीं तक ही रखते हैं फिर।